हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। रिवीजन लेक्चर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ जुलाई 2020 एज वेल एज नवंबर 2020। सेकंड चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वो है दैट इज़ की मैनेजरल पर्सन। की मैनेजरल पर्सन कौन कौन होंगे कंपनी में। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग का जो सी वर्ड होता है, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग का जो सी वर्ड होता है ना, वो दैट इज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी। मैंने क्या बोला, दो चीज बोली अभी तक, CFO, CS, ठीक है। थर्ड CEO। ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर फॉर दिस चैप्टर कहीं पे भी CEO आए, मैंने क्या बोला, फॉर दिस चैप्टर कहीं पे भी आपको CEO का रेफरेंस मिले हैं तो वहाँ पे आपको MD एज वेल एज मैनेजर को भी साथ में कंसिडर करना है। मैंने क्या बोला, कहीं पे भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए CEO का रेफरेंस आया तो आपको MD और मैनेजर का भी रेफरेंस लेना है। तो मैंने बोला CS, CFO, CEO, उसके साथ में MD और मैनेजर। फोर्थ है WTD। फोर्थ क्या है, WTD। और सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर से जस्ट एक लेवल पोस्ट डायरेक्टर है, उससे जस्ट एक लेवल नीचे डायरेक्टर के काम करते हैं। डायरेक्टली आप पर बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। वो इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। मैंने क्या बोला, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज वर्क इन जस्ट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर और हु इज इन्वॉल्व इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। तो मैंने क्या बोला, तीन चीज, CFO, CS, CEO, उसके साथ आपको MD और मैनेजर भी लगाना है, WTD, और फोर्थ सच अदर ऑफिसर जस्ट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। अब ध्यान से सुनना, जो मैनेजर की डेफिनेशन है, मैनेजर की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 53 डील करता है। मैनेजर क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। मैनेजर क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म किसी भी कंपनी का मैनेजर नहीं बन सकती है। ध्यान से सुनना, मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पर्टिकुलर हेड का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई हेड हो। मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल जैसे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई हेड हो या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड हो, तो उसको आप मैनेजर कंसिडर नहीं कर सकते। अब मैनेजर की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना गाइस। इंडिविजुअल subject to SCD, that is सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरे साथ विजुअलाइज करना और बोलते जाना गाइस। इंडिविजुअल होगा जो सब्जेक्ट टू SCD, दैट इज सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हिज manage the whole or substantially hold the affair of the company and include the director or any other person occupy the position of manager by whatever name called, whether they under a contract of service or not। मैंने क्या बोला, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, विजुअलाइज कीजिए और मेरे साथ बोलते जाइए, आपको याद रहेगा। इंडिविजुअल होगा सब्जेक्ट टू SCD, दैट इज सुपरिटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन। सुपरिटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन, मेरे साथ बोलिए, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हैज मैनेज द होल और सब्सटेंशियली होल्ड द अफेयर ऑफ द कंपनी and include the director or any other person occupy the position as a manager by whatever name called, whether under the contract of service or not। समझ में आ? अब ध्यान से सुनना, MD के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। कोई सा भी पर्सन किसी भी कंपनी का MD बन सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले उस कंपनी का वह डायरेक्टर होना जरूरी है। डायरेक्टर चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो रोटेशनल डायरेक्टर हो, चाहे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो, गोस्ट टू OL, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर होना जरूरी है। ध्यान से सुनना, 2 सबसेक्शन 54 के अंदर MD की डेफिनेशन डिफाइंड है। मीन्स ए डायरेक्टर
हु इज इन इंटरेस्ट विथ सब्सटेंशियली, मैंने क्या बोला, हु इज इन इंटरेस्ट विथ सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। सब्सटेंशियल पावर मतलब पूरी पावर रखता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। बाई किसके थ्रू वो करता है, बाई आर्टिकल ऑफ द कंपनी या एग्रीमेंट विद कंपनी या रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग और बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ? तो डायरेक्टर है जो इंटरेस्ट विद सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी बाय आर्टिकल ऑफ द कंपनी और बाय एग्रीमेंट विद कंपनी और रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया होगा। एंड इंक्लूड ए डायरेक्टर ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ एमडी बाई वॉट एवर नेम कोड। ध्यान से सुनना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को ऑथोराइज करता है कोई से भी रूटीन नेचर के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से रिलेटेड। मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को ऑथोराइज करता है कोई से भी रूटीन नेचर के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसको करने के लिए, तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, क्या कंसिडर नहीं करना, सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुना कौन कौन से एग्जाम्पल है, लाइक दैट जो भी कॉमन सील ऑफ कंपनी है उसको फिक्स करना किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो भी कॉमन सील होगी कंपनी की उसको एफिक्स करना टू एनी डॉक्यूमेंट, टू ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी चेक या टू ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर या रजिस्ट्रेशन करना जो भी ट्रांसफ़र होते हैं शेयर्स से उससे रिलेटेड। तो मैं वापस एमडी की डेफिनेशन विजुलाइज या रिवाइज करवा रहा हूँ। एमडी का मतलब डायरेक्टर जो हु इज एन इंटरेस्ट विद सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। क्या बोलता है, सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी बाई वर्चू ऑफ आर्टिकल ऑफ कंपनी या एग्रीमेंट विद कंपनी या रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग या और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोराइज करते हैं किसी भी पर्सन को रूटीन नेचर के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, तो सरकार उसको सब्सटेंशियली पावर ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉमन सील ऑफ द कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट में फिक्स करना, ठीक है गाइस, ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी चेक और एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं WTD। WTD का मतलब क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर। नाम से बात आती है, WTD बनने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। तो WTD ध्यान से सुनना, WTD इंक्लूड डायरेक्टर हु इज डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। मतलब WTD का मतलब क्या है, WTD इंक्लूड डायरेक्टर हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अब सेक्शन नंबर 196 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से अपना पूरा जो मेन चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर 196 से लेकर 205 अराउंड 10 सेक्शन है, वो पूरा रिवाइज करेंगे अराउंड 70 मिनट के अंदर। ओके गाइस, ध्यान से सुनना, कोई सी भी कंपनी सेम टाइम एमडी और मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकती है। मैंने बोला कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई सी भी कंपनी सेम टाइम एमडी और मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकती। हाउएवर एमडी किसी भी कंपनी में एमडी एंड WTD हो सकते हैं सेम टाइम, या मैनेजर एंड WTD हो सकते हैं, बट सरकार एमडी एंड मैनेजर नहीं हो सकते हैं। इनका जो टेन्यूर होगा वो 5 ईयर के लिए रहेगा। मैंने क्या बोला, टेन्यूर होगा वो 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर एक टाइम के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी भी एमडी या मैनेजर या WTD को आपको अपॉइंट करना है, मैंने कहा बोला किसी भी एमडी, WTD या मैनेजर को अपॉइंट करना है, तो जो भी उनका जो टर्म ऑफ पीरियड रहता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो अपॉइंट होना चाहते हैं या उसको मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया है एमडी इन XYZ लिमिटेड में, तो जो भी उनका जो टेन्यूर होगा, फॉर एग्जांपल 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो अगर कंपनी चाहती है उनको वापस फर्दर रीअपॉइंट करें, फर्दर क्या करें, रीअपॉइंट करें, तो आफ्टर एक्सपायरी जो भी उनका जो 3 साल खत्म हो गया ना, 3 साल बाद ही उनको रीअपॉइंट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल उनका 4 साल का टेन्यूर है, तो जो 3 साल है ना, जब उनका एक्सपायरी ऑफ टर्म खत्म हो रहा था, उनके जस्ट 1 ईयर बिफोर उसको क्या कर सकते हो, आप रीअपॉइंट कर सकते हो। जस्ट 1 ईयर बिफोर आप क्या कर सकते हो, उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। जैसे किसी का टर्म ईयर 5 साल है, तो 4 साल के बाद, दैट इज 5 ईयर एक्सपायर हो जाए, तो उसको 4 साल बाद, दैट इज जस्ट 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इस टर्म,
उसको क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने बोला 5 साल से ज़्यादा किसी भी MD WTD या मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं फॉर ए वन टर्म। उसको रीअपॉइंट करना है तो जस्ट 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। समझ में आ? फिर ध्यान से सुनना, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, फर्स्ट वो है डिस्क्वालिफिकेशन, जो भी 164 के अंदर मेंशन है, जो अपन ने डायरेक्टर के अंदर रिवाइज किया था अच्छे से, वह डिस्क्वालिफिकेशन इनकर ना करे कोई सा भी पर्सन MD WD या मैनेजर बनना चाहता है। सेकंड, जो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो 196 सबसेक्शन 3 में दे रखी है, वो है सबसे पहले वह बिलो द एज ऑफ 21 ईयर नहीं होना चाहिए। मतलब वह 21 साल का होगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर वह 20 साल 364 डे का होता है, मैंने क्या बोला, अगर वो 20 दिन 364 डे का होगा नहीं चलेगा। अगर वो एग्जैक्ट 21 साल का होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई सा भी पर्सन MD WTD या मैनेजर बनना चाहता है तो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर का नहीं होना चाहिए। वो एग्जैक्ट 21 ईयर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो 70 साल का होगा तो भी वो MD WTD मैनेजर नहीं बन सकता। 69 ईयर 364 डेज का होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट 70 साल का होगा नहीं चलेगा। 70 साल या उससे ज़्यादा का हो MD WTD वगैरह या मैनेजर नहीं बन सकता। 21 साल से छोटा हो, सरकार 21 साल का एग्जैक्ट ध्यान रखना। अगर एग्जैक्ट 21 साल का हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 21 साल से छोटा हो, बिलो द एज ऑफ 21 साल हो, तो सरकार वो MD WTD या मैनेजर बनने के लिए लायक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोई सा भी पर्सन 70 साल का हो जाता है, मैंने क्या बोला, कोई सा भी पर्सन जो किसी कंपनी का MD WTD मैनेजर हो, वो एग्जैक्ट 70 साल का हो जाता है और कंपनी उसको क्या करना चाहती है कि उसको वापस रीअपॉइंट करना चाहती है या अपॉइंट करना चाहती है कि वह वही कंपनी का MD WTD या मैनेजर बने, तो सरकार कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ध्यान से सुनना, इस पूरे कंपनी एक्ट में ध्यान से सुनना, इस पूरे कंपनी एक्ट में जहाँ भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करी है, वहाँ पे क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ जो स्पेशल रेजोल्यूशन की मीटिंग जिसमें उसको अपॉइंट करते हैं, उसके मीटिंग का एक नोटिस होता है। उसके नोटिस के अंदर क्या होता है, नोटिस के अंदर एक एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट होता है। जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन बात करी है इन कंपनीज एक्ट कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में, तो ध्यान से सुनना, उसके साथ एक नोटिस होता है। उस जहाँ पे जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसके अंदर एक नोटिस होता है। नोटिस के अंदर क्या है, एक एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट एनेक्स होता है। तो उस एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट में क्या होता है, उसके अंदर है ना, उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि जस्टिफिकेशन, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन। मतलब क्यों इस पर्सन को, जो वो 70 साल का बुढ़ा आदमी हो गया, फिर भी आप उसको क्यों MD WTD या मैनेजर बना रहे हो, कंपनी का क्या बेनिफिट हो रहा है उसको मैनेजर MD या WTD बनाने से, वो 70 साल का हो गया, ठीक है सरकार। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर वो 70 साल का हो गया और फिर भी वो कंपनी का MD WTD वगैरह बनना चाहता है, तो उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में। साथ में क्या करना पड़ेगा, जो भी नोटिस होगा उसके साथ में क्या होता है, एक एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट अटैच होता है, उसमें इंडिकेट करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन। ध्यान से सुना, किसी भी रीजन की वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ मीटिंग में, किसी भी रीजन की वजह से अगर मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायरमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। और ध्यान से सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन अप्लीकेशन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन करेंगे। ध्यान से सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसकी अपॉइंटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा कंपनी को। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन एप्लीकेशन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उसकी अपॉइंटमेंट की वजह से बहुत अच्छा बेनिफिशियरी होगा कंपनी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, ठीक है। साथ साथ में क्या होगा, जो भी वोट है, जो भी उसके अपॉइंटमेंट के जो वोट है उसके फेवर में, वो एग्जिट होने चाहिए उसके अगेंस्ट के लिए। मैंने क्या बोला, जो भी उसके अपॉइंटमेंट का जो वोट है वो क्या होना चाहिए, फेवर, जो भी अपॉइंटमेंट के जो वोट है वो फेवर में हो, वो एग्जिट होने चाहिए जो भी उसके अगेंस्ट में जो भी वोट हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, वोट कास्ट इन फेवर ऑफ मोशन, वोट कास्ट इन फेवर ऑफ मोशन, एग्जिट द वोट कास्ट अगेंस्ट द मोशन। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द बोर्ड दैट सच अपॉइंटमेंट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी। ध्यान से सुनना,
अगर कोई सा भी पर्सन एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनना चाहता है तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या उसने एप्लीकेशन नहीं कर रखी हो कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए। मैंने क्या बोला, अगर कोई सा भी पर्सन एमडी, डब्ल्यूटीडी वगैरह बनना चाहता है तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या उसने कहीं एप्लीकेशन नहीं की होगी फॉर द पर्पज ऑफ इंसॉल्वेंसी किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। ध्यान से सुनना, अगर कोई सा भी पर्सन एमडी, डब्ल्यूटीडी वगैरह बनना चाहता है तो वो किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी क्रेडिटर को या कंपोजिशन ऑफ क्रेडिटर को पेमेंट करने में फेल्ड नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, वह किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, सस्पेंडेड पेमेंट या फेल टू पेमेंट टू हिज क्रेडिटर, कंपोजिशन ऑफ क्रेडिटर। समझ में आया? और उसको जेल ली हुई है किसी भी ऑफेंस में। मैंने क्या बोला, उसको जेल नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफेंस में, किसी भी ऑफेंस में। वो ऑफेंस कॉन्विक्ट किया है कोर्ट ने फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। ध्यान से सुनना, किसी को अगर जेल हुई है 6 महीने से ज़्यादा तो सरकार वो एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनने के लायक नहीं है। अगर 6 महीने तक जेल हुई कोई दिक्कत नहीं, आप एमडी, डब्ल्यूटीडी बन जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सरकार अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है किसी भी ऑफिस में, चाहे वो मॉडल ट्रिब्यूनल हो चाहे अदरवाइज हो, सरकार जेल हुई है 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा का थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखना, 6 महीने से ज़्यादा का, तो सरकार एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बनने के लायक नहीं हो, 6 महीने तक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दे रखी है शेड्यूल 5 के अंदर, शेड्यूल 5 पार्ट 1। कौन सा? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दे रखी है। ध्यान से सुनना, पहली एडिशनल कंडीशन ये है कि सरकार उसको किसी भी सेंटेंस में या किसी भी उसने ऑफेंस किया है तो उसको जेल नहीं होनी चाहिए कितने भी पीरियड के लिए। अगर ध्यान से सुनना, किसी भी ऑफेंस में अगर उसको जेल हुई है कितने भी दिन के लिए, चाहे 1 दिन हो गया, चाहे 6 महीने हो गए, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 4 महीने, चाहे 3 महीने, अगर कितने भी पीरियड के लिए उसको जेल हुई है या उसको फाइन या उसको फटका लगा है एग्जिटिंग 1000 रुपीज़, अगर उसको 1000 रुपये तक का फटका लगा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर अबव 1,00,000 से ज़्यादा का फटका उसको लगा है ना सही सरकार, किसी भी ऑफेंस में अंडर 19 एक्ट जो स्पेसिफाई है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 19 एक्ट के अंदर अगर उसको जेल हुई है कितने भी पीरियड के लिए, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 15 साल, कितने भी पीरियड के लिए अगर उसको जेल हुई है या उसको फटका लगा हो 1000 से ज़्यादा का, 1000 तक का फटका लगा है कोई दिक्कत नहीं, 1000 से ज़्यादा का फटका लगा, सरकार वो एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनने के लायक नहीं है। ध्यान से सुनना, उसको डिटेन किया है कितने भी पीरियड के लिए, मतलब उसको काम करने से रोका गया है, या उसको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई ने, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, सीबीआई ने उसको 1 दिन के लिए कस्टडी में लिया है या पुलिस ऑफिसर ने उसको 1 दिन में कस्टडी के लिए लिया है, ठीक है, कितने भी पीरियड के लिए उसको डिटेन किया है। मैंने क्या बोला, उसको अगर डिटेन किया है अंडर ए कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अंडर द कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, अगर उसको डिटेन किया है कितने भी पीरियड के लिए अंडर द कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन प्रिवेंटिव ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, तो सरकार वो एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनने के लायक नहीं है। बट सरकार एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2 जो अपन ने 2 डिस्कस करी उसमें अप्रूव कर दे कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकते हो, तो सरकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया, चाहे अगर उसको जेल हुई है या उसको फटका लगाओ 1000 से ज़्यादा का, या उसको कितने भी पीरियड के लिए डिटेन किया है अंडर द कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकते हो, तो सरकार कोई दिक्कत नहीं है, वो एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकता है। थर्ड कंडीशन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ध्यान से सुनना, कोई सा भी एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनेगा तो वो रेसिडेंट होगा, मतलब वो इंडिया का रहने वाला, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। अगर वो बाहर का नागरिक है तो सरकार वो एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता। ही इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, तो सरकार पर्टिकुलर इन दिस एक्ट या इन दिस चैप्टर या इन दिस सेक्शन क्या होगा, वो जब भी मतलब वो एमडी, डब्ल्यूटीडी वगैरह बना है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है, वह
उससे 12 महीने पहले वो इंडिया में, एटलीस्ट 12 महीने पहले वो इंडिया में रह चुका हो। मैंने क्या बोला, रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया का मतलब क्या होगा, जब भी उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके एटलीस्ट 12 महीने एटलीस्ट 12 महीने पहले वो क्या कंटिन्यू पीरियड 12 महीने वो इंडिया में रह चुका होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जो ये अपने ये 12 महीने वाली बात करी है, ये किस कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, जो कंपनी जिसका बिजनेस सेटअप हो कहाँ पे हो, SEZ के अंदर हो। मतलब दैट कंडीशन अबाउट शेल नॉट बी अप्लाई टू द कंपनी इन SEZ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुनना, कोई सा भी पर्सन है जो नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में एंटर होता है आफ्टर ऑब्टेनिंग ए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो सरकार उसको वीज़ा के साथ क्या क्या जो भी वो अप्लाई करता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, तो उसको साथ साथ में क्या क्या फर्निश करना पड़ेगा, प्रोफाइल ऑफ कंपनी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होंगे, या जो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन वो, तो मैंने क्या बोला, प्रोफाइल ऑफ कंपनी, जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होंगे, या टर्म्स एंड कंडीशन। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वापस में रिवाइज करा दो, ये 4th वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, इंडिया का नागरिक बनने के लिए वह जब भी उसकी अपॉइंटमेंट है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजरल पर्सन, वो क्या होना चाहिए, वो एटलीस्ट 12 महीने कंटिन्यू पीरियड 12 महीने वो क्या इंडिया में रह चुका होना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर वो नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में आता है, तो कि ये 2 रीज़न की वजह से इंडिया में आना चाहिए, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया, जॉब करने के लिए इंडिया में, या कैरी कोई सा भी बिजनेस या वेकेशन इन इंडिया, कोई सा भी बिजनेस करने के लिए, या टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ध्यान से सुनना, ये कंडीशन SEZ में अप्लाई नहीं होती है, SEZ में जो भी कंपनी सेटअप है उस पर अप्लाई नहीं होती है। ध्यान से सुनना, कोई भी नॉन रेसिडेंट जो अप्लाई करता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, उसको क्या क्या है, उसके साथ में एप्लीकेशन जो वीज़ा के लिए उसने अप्लाई किया है, उसके साथ में उसको प्रोफाइल ऑफ कंपनी या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, टर्म्स एंड कंडीशन उसकी अपॉइंटमेंट की वो लगानी जरूरी है। अब प्रोसीजर क्या है उसके अपॉइंटमेंट के लिए, ध्यान से सुनना, कोई सी भी कंपनी MD WTD या मैनेजर अपॉइंट करना चाहती है तो उसका अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन कौन अप्रूव करेगा। मैंने क्या बोला, उसका अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो नेक्स्ट GM होगा वो शेयर होल्डर से बाई ए वे ऑफ रेजुलेशन अप्रूव कराएगी कंपनी। मैंने क्या बोला, किसी कोई भी पर्सन MD WTD वगैरह बनना चाहते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन कौन अप्रूव करेगा, बाई ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट ए मीटिंग। और उसकी जो नेक्स्ट GM होगी उसके अंदर कौन अप्रूव करेगा, सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे बाई वे ऑफ रेजुलेशन। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, मैंने क्या बोला, कहीं पे भी उसके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कहीं से भी वेरिएंस आता है जो स्पेसिफाई कर रखा है कंडीशन इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल कंपनी ने इस टर्म्स एंड कंडीशन में मुझे अपॉइंट किया ऐसे MD WTD या मैनेजर, और पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में दूसरी कंडीशन दे रखी है और मुझे किसी दूसरी कंडीशन के तहत अपॉइंट किया कंपनी में, मतलब वेरिएंस आ जाता है, चेंज होती है टर्म्स एंड कंडीशन में, तो सरकार कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर अपॉइंटमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल कब लेगी, 90 डेज के अंदर। मैंने क्या बोला, अब जैसे मेरी MD WTD या मैनेजर अपॉइंट हो जाता है ना, उसके 90 दिनों के अंतर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर MR2। ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट है गाइस, इन फॉर्म नंबर MR2 अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। किसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD और मैनेजर इन द कंपनी। ध्यान से सुनना, जो भी मेरे रिलेटेड जो भी MD WTD या मैनेजर से रिलेटेड जो भी रिटर्न वगैरह है वो सब प्रिस्क्राइब फीस पे प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रार को फाइल करने पड़ेंगे। कब फाइल करने पड़ेंगे, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मैंने कहा बोला 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी अपॉइंटमेंट होती है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर जो भी रिटर्न वगैरह होते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो फाइल करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को। वैलिडिटी ऑफ एक्ट जो 196 सबसेक्शन 5 है, ध्यान से सुनना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो अपॉइंट कर दिया। मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो जो भी MD WTD या मैनेजर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट है और रेम्यूनरेशन है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी, बट सरकार नेक्स्ट AGM में शेयर्स होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, शेयर्स होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया।
जो भी टाइम पीरियड होता है बिटवीन जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया और जब भी शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड में WTD मैनेजर या MD ने कोई सा भी वर्क किया है तो सरकार उस वर्क को वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय ए कंपनी एट जनरल मीटिंग और एनी एक्ट डन बाई बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्रूवल शेल बी डीम टू बी वैलिड। मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया, अप्रूव कर दिया, बट सरकार कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसने अप्रूव नहीं किया, और जो भी टाइम पीरियड है इन दोनों के बीच का गैप का, उस बिटवीन कोई सा भी MD WTD वगैरह ने या मैनेजर ने कोई सा भी काम किया है तो उसको वैलिड माना जाएगा। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मेरे साथ बोलते जाइए गाइस, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एनी अपॉइंटमेंट when an appointment of MD WTO or manager is not approved by the company at general meeting, any act done by him before such appointment shall be become deemed to be valid। ध्यान से सुनना, जो 196 सबसेक्शन 245 अप्लाई कौन सी कंपनी पे नहीं होगा, एक तो गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, और 196 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। सदाबहार कंडीशन है, ये दोनों कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में फेल्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दो कंपनियां हैं, एक तो गवर्नमेंट कंपनी, उस पर 196 सबसेक्शन 2, 196 सबसेक्शन 4, 196 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा, और सरकार जो प्राइवेट कंपनी है वो 196 सबसेक्शन 4 और 196 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब सेक्शन नंबर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, सेक्शन नंबर 203, ध्यान से सुनना। किसी भी कंपनी में, अब KMP की डेफिनेशन अपन ने पहले वहाँ पे डिस्कस करी, मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। CEO, CFO, CS, CEO, CFO, CS, जहाँ पे भी CEO आ रहा है आपको MD और मैनेजर लेना जरूरी है। जहाँ पे भी CEO आ रहा है वहाँ पे आपको MD और मैनेजर लेना जरूरी है। ध्यान से सुना, इन द absence of above 3%, in the absence of above 3% WTD। तो सबसे पहले आपको KMP की डेफिनेशन याद हो गई होगी अब तक। तो मैंने क्या बोला, CFO, CS, CEO और MD और मैनेजर और इन द एब्सेंस ऑफ अबाउ 3% WTD अपॉइंट होना जरूरी है। किस किस कंपनी में, सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी में और अदर पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा हो। मैंने क्या बोला, होल टाइम के मैनेजर पर्सन अपॉइंट करना जरूरी है हर लिस्टेड कंपनी में। मेरे साथ बोलिए गाइस, हर लिस्टेड कंपनी में और अदर पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा है। बट सरकार होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना अदर कंपनी में जरूरी है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के लिए कुछ एडिशनल कंडीशन भी दे रखी है। किसी भी कंपनी का, इन दोनों कंपनियों को छोड़ के, एक तो हर लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी, इसको छोड़ के किसी भी कंपनी का जिसका शेयर कैपिटल, जिसका मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ उससे ज़्यादा हो, तो उसको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। प्रोविजन क्यों आया मैं बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी की धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिमांड कम हो रही थी। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को क्या जॉब बहुत कम मिल रही थी, तो इंक्रीज उनकी जॉब्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया कि फॉर एग्जांपल जिसकी भी किसी भी कंपनी का, इन दोनों कंपनी को छोड़कर किसी भी कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ उससे ज़्यादा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी हो, अदर पब्लिक कंपनी हो, NPO, किसी भी कंपनी का सरकार 5 करोड़ उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल हो, WTD मतलब होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना तो जरूरी है, मैंडेटरी है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई सी भी कंपनी हो, वो टू है। ध्यान से सुनना, कोई सी भी कंपनी चेयरपर्सन को MD और CEO एट ए सेम टाइम अपॉइंट नहीं कर सकती है। मैंने क्या बोला, अगर कोई पर्सन चेयरपर्सन है किसी भी कंपनी का, तो वो MD या CEO नहीं हो सकता। बट सरकार दो कंडीशन ऐसी है जहाँ पे वो MD या CEO के साथ भी बन सकता है और चेयरपर्सन भी बन सकता है कंपनी का। ध्यान से सुनना, अगर आर्टिकल में लिखा है कंपनी के कि चेयरपर्सन ही अपॉइंट होगा MD और CEO, ध्यान से सुनना, चेयरपर्सन ही अपॉइंट होगा MD और CEO। आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ कि सरकार चेयरपर्सन ही अपॉइंट होगा MD और CEO, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेयरपर्सन को ही MD और CEO भी बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है
कोई सी भी कंपनी है, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है जो इंगेज है मल्टीपल बिजनेस में और हर बिजनेस का, फॉर एग्जांपल आईटीसी लिमिटेड, उसके 5 मेजर बिजनेस है और 5 ही मेजर बिजनेस के उसने हर 5 मेजर बिजनेस के उससे सीईओ, सेपरेट सीईओ अपॉइंट कर रखे हैं। तो सरकार उस केस में चेयरपर्सन ही एमडी और एमडी और क्या कर सकता है, एमडी बन सकता है और सीईओ बन सकता है। मैंने क्या बोला, जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है जो इंगेज है मल्टीपल बिजनेस में, तो सरकार और हर मल्टीपल बिजनेस का सेपरेट सीईओ है। अब वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी क्या है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ उससे ज़्यादा हो और जिसकी टर्नओवर, एनुअल जो टर्नओवर वो 1000 करोड़ और उससे ज़्यादा हो और उसने हर मल्टीपल बिजनेस का जितने भी उसके बिजनेस है उसके लिए सेपरेट सीईओ अपॉइंट कर रखा हो। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा सुना, पेड अप शेयर कैपिटल और एनुअल टर्नओवर आपके लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट देखते हो कंसिडर करनी है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक साथ मेरे साथ विजुलाइज करना। हर लिस्टेड कंपनी में या जिसका टर्नओवर 10 करोड़ उससे ज़्यादा हो, ध्यान से सुनना, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, लिस्टेड अनलिस्टेड गोज टू वेल, अगर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ उससे ज़्यादा होला तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। ध्यान से सुनना, कोई सा भी पर्सन चेयरपर्सन है तो वो एमडी और सीईओ सेम टाइम नहीं बन सकता, बट सरकार 2 कंडीशन है। पहली, वो अगर किसी भी कंपनी का आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अलाउ कर रही है चेयरपर्सन को टू बी अपॉइंटेड एज एमडी और सीईओ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है जो इंगेज है मल्टीपल बिजनेस में और उसे हर मल्टीपल बिजनेस का सेपरेट सीईओ अपॉइंट कर रखा है, तो सरकार जो मल्टीपल बिजनेस है उसको जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ उससे ज़्यादा, मैंने क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ उससे ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ उससे ज़्यादा और उसका एनुअल टर्नओवर, क्या बोला, उसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज़्यादा। अब कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, ध्यान से सुनना, जो भी होल टाइम की मैनेजर पर्सन है shall be appointed by means of resolution of board। मैंने क्या बोला, जो भी होल टाइम की मैनेजर पर्सन है shall be appointment by means of resolution of board। जो रेजुलेशन है उसके अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए या क्या क्या कंटेन होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी उसकी अपॉइंटमेंट के, या उसका जो रेम्यूनरेशन होगा वो भी उसका अंदर इंक्लूड होना चाहिए। समझ में आ? तो कैसे आप की एमपी अपॉइंट करेंगे, शेल बी अपॉइंटेड बाय मीन ऑफ रेजुलेशन ऑफ बोर्ड। और रेजुलेशन के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट एंड उसका रेम्यूनरेशन। समझ में आपको? अब ध्यान से सुनना, होल टाइम की मैनेजर पर्सन है, कोई सा भी पर्सन होल टाइम की मैनेजर पर्सन होल्ड करता है किसी भी कंपनी में, तो सरकार वह दूसरी कंपनी में, मतलब फॉर एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स है, वो एमडी, सीईओ, सीएफओ या WTD है XYZ लिमिटेड में, मिस्टर एक्स है वो XYZ लिमिटेड में एमडी, सीईओ किसी भी पोस्ट में होल टाइम की मैनेजर पर्सन है, तो वह दूसरी कंपनी दैट इज ABC लिमिटेड में वापस सीईओ, सीएफओ, एमडी मैनेजर नहीं बन सकता, एक्सेप्ट जो XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। मैंने कहा बोला एक्सेप्ट जो XYZ लिमिटेड की सरकार सब्सिडरी कंपनी है, तो उसमें वह होल टाइम की मैनेजर पर्सन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, जो भी की मैनेजर पर्सन है, जो भी की मैनेजर पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है वो XYZ लिमिटेड में CFO, CEO, MD, WTD है, तो सरकार वो डायरेक्टर बन सकता है ABC लिमिटेड में, वो कोई दिक्कत नहीं, बट सरकार होल टाइम की मैनेजर पर्सन नहीं बन सकता एक्सेप्ट इस सब्सिडरी कंपनी में। ध्यान से सुना, हाउएवर की मैनेजर पर्सन शैल नॉट बी डिसएंटाइटल फ्रॉम बीइंग ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी। ध्यान से सुनना, वो डायरेक्टर बन सकता है ABC लिमिटेड में, और उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, जिस कंपनी में वो ऑलरेडी होल टाइम की मैनेजर पर्सन है ना, उसमें क्या करनी पड़ेगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड में। क्या लेनी पड़ेगी, सरकार बोर्ड की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आई होप आपको इसका क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रोविज़न है। एमडी और मैनेजर क्या एक कंपनी में बन सकते हैं या 2 कंपनी में बन सकते हैं? ध्यान से सुनना, कोई सा भी पर्सन अगर एमडी या मैनेजर है किसी भी कंपनी में, क्या वो दूसरी कंपनी, मैंने बात करी केवल एमडी और मैनेजर की, मैंने होल टाइम की मैनेजर पर्सन की बात नहीं करी है, पहले तो ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एमडी और मैनेजर अगर वो किसी कंपनी में, क्या वो दूसरी कंपनी में एमडी और मैनेजर बन सकता है? जी हाँ, वह एमडी और मैनेजर बन सकता है। मैंने होल टाइम की मैनेजर पर्सन की बात नहीं करी है, मैंने बात की एमडी और मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं।
कोई भी पर्सन एमडी मैनेजर है किसी भी कंपनी में, क्या वो दूसरी कंपनी में एमडी और मैनेजर बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। ध्यान से सुनना, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जिस कंपनी में वो एमडी या, ध्यान से सुनना, उसको अप्रूव कराना पड़ेगा बाय रिजोल्यूशन पास एट मीटिंग ऑफ बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट मीटिंग। मैंने क्या बोला, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। कोई सा भी पर्सन एमडी मैनेजर है किसी भी कंपनी में, क्या वह दूसरी कंपनी में एमडी मैनेजर बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट ए मीटिंग ऑफ बोर्ड। और जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उस मीटिंग के अंदर, ध्यान से सुनना, जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई से भी डायरेक्टर की ऑफिस वैकेंट है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। केवल जो डायरेक्टर प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, जो डायरेक्टर प्रेजेंट है उन सारे डायरेक्टर की उसको क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। मैं और बता देता हूँ, होल टाइम की मैनेजर पर्सन की बात नहीं करी है यहाँ, केवल एमडी और मैनेजर की बात करी है। तो सरकार कोई सा भी पर्सन एमडी और मैनेजर है किसी भी कंपनी में, तो क्या वो दूसरी कंपनी में बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अप्रूव कराना पड़ेगा बाय ए रिजोल्यूशन पास एट मीटिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग के अंदर उसको रिजोल्यूशन अप्रूव कराना पड़ेगा। और ध्यान से सुनना, कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट एट ए मीटिंग। ये कभी कभार कंफ्यूज करते हैं कि कंसेंट क्या वैकेंट वालों की ले सकते हैं, क्या जो भी वैकेंट है उसकी कंसेंट नहीं लेनी है अपन को, जो भी प्रेजेंट हुए ना उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। फर्दर जो स्पेशल नोटिस होगा जो भी मीटिंग का, वो स्पेशल नोटिस होगा जो भी मीटिंग का, जितने भी डायरेक्टर इंडिया में रह रहे हैं सबको क्या होगा, रेजुलेशन जो भी स्पेशल नोटिस है वो सेट किया जाएगा, उनके साथ में उसका रेजुलेशन भी सेट किया जाएगा। मतलब फर्दर द स्पेशल नोटिस ऑफ सच मीटिंग एंड द रेजुलेशन टू बू थ्रेट हैज बीन गिवन टू ऑल द डायरेक्टर इन इंडिया। ध्यान से सुना, जो भी वैकेंसी केएमपी की अराइज हो जाती है, जब भी वैकेंसी अराइज होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर कौन फाइल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो भी वैकेंसी है शैल बी फाइल्ड अप बाय द बोर्ड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। मतलब कौन फाइल करेगा, बोर्ड एट ए मीटिंग ऑफ बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कौन से पीरियड में, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। ध्यान से सुनना, पेनल्टी अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो सरकार फ्लैट 5 लाख रुपए की पेनल्टी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 203 सेक्शन कंप्लाई नहीं करती है तो फ्लैट 5 लाख रुपए की पेनल्टी। और कोई सा भी डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन अगर ये 203 कंप्लाई नहीं करता है तो उसको क्या, सरकार फ्लैट 50,000 की पेनल्टी, और कंटिन्यू वो डिफॉल्ट करता है 203 सेक्शन में तो उसको 1,000 रुपये पर डे कंटिन्यू बेसिस पे पेनल्टी लगेगी। बट सरकार जो 1,000 रुपये है मैक्सिमम 5 लाख रुपए से ज़्यादा उसको पेनल्टी दी होगी। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, पेनल्टी ध्यान से विजुअलाइज करना। कंपनी को 5 लाख रुपये से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी, फ्लैट 5 लाख रुपए पेनल्टी है। डायरेक्टर केएमपी के लिए फ्लैट 50,000 है। अगर वो कंटिन्यू डिफॉल्ट करता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 203 तो सरकार 1,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान से सुनना, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अपन जस्ट एक बार पढ़ना है, फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी है कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन क्या है, रिपोर्ट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या बोर्ड को अबाउट कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी रूल बने हुए या अदर लॉ एप्लीकेबल होते हैं कंपनी में, तो रिपोर्ट करना। मेरे साथ एक बार आप विजुअलाइज करना और बोलना गाइस, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप वापस उसको रिवाइज करना, मैं आपको टाइम दूंगा। To report to the board about compliance with the provision of Companies Act 2013 and rule made thereafter. सेकंड, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाई विद जो भी एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो कंपनी पे अप्लाई हो रहा है, तो वो एंश्योर करेगा कि कंपनी क्या कर रही है, वो कंप्लाई कर रही है। तो 2 अभी तक अपन ने फंक्शन पढ़े। सबसे पहले रिपोर्ट करना बोर्ड को अबाउट कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट या अदर लॉ जो एप्लीकेबल हो रहा है कंपनी पे, ठीक है। वो एंश्योर करेगा कि कंपनी कंप्लाई कर रही है, जो भी एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो भी कंपनी पे एप्लीकेबल है वो कंप्लाई कंपनी कर रही है। ध्यान से सुनना, वो प्रॉपर प्रोवाइड एक गाइडलाइंस टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर। तो क्या करेगी, गाइडलाइंस देगी। कंपनी सेक्रेटरी का काम है डायरेक्टर को गाइडलाइंस देना रिगार्डिंग इट्स ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर, ठीक है।
जो भी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग हो गई या ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो गई या जनरल मीटिंग होती है, उसके जो भी मीटिंग है उनको कन्वे कराना, ठीक है। और ध्यान से सुनना, जो भी उन मीटिंग के जितने भी मिनट्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। अगर उसको अप्रूवल ऑब्टेन करनी है या बोर्ड मतलब किसी कोई भी कंपनी है उसको ऑब्टेन करनी है अप्रूव फ्रॉम द बोर्ड या जनरल मीटिंग या गवर्नमेंट से या कोई सी भी अथॉरिटी है, तो ये सब काम किसका है? CS का है। तो अभी तक 5-6 अपने फटाफट में रिवाइज करा रहा हूँ। रिपोर्ट करना बोर्ड को अबाउट द कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और इंश्योर करना कि कंपनी कंप्लाई कर रही है जो भी कंपनी पे एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहे हैं। डायरेक्टर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना रिगार्डिंग इट्स ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर। मैंने कहा बोला डायरेक्टर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना रिगार्डिंग इट्स ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू कन्वे ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड अटेंड द बोर्ड मीटिंग कमेटी एंड जनरल मीटिंग एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग। समझ में आया? और अप्रूव करना बोर्ड से, जनरल मीटिंग से या गवर्नमेंट से या सच अदर अथॉरिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। रिप्रेजेंट करना बहुत सारी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है या जो भी अदर अथॉरिटी जो डिफाइन है कंपनीज एक्ट में, उसको रिप्रेजेंट करना, कंपनी को रिप्रेजेंट करना, मतलब कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करना। जो भी वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है या कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी अथॉरिटी डिफाइन है, समझ में आया? टू असिस्ट करना बोर्ड को इन कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। मैंने क्या करना? मैंने क्या बोला? बोर्ड को असिस्ट करना रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सच अदर ड्यूटीज एस में बी असाइन बाय द बोर्ड, और सच अदर ड्यूटीज एस में बी स्पेसिफाई अंडर कंपनीज एक्ट। समझ में आ? बहुत सारी ड्यूटीज़ है, वापस से एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद करवाना है गाइस। बोर्ड को रिपोर्ट करना अबाउट द कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इंश्योर करना कंपनी को कि कंपनी कंप्लाई कर रही है जो भी कंपनी पे एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होते हैं। डायरेक्टर को प्रॉपर गाइडेंस देना रिगार्डिंग ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर टू कन्वे द मीटिंग ऑफ बोर्ड या अटेंड करना बोर्ड मीटिंग, ऑडिट कमेटी की मीटिंग या जनरल मीटिंग, और मेंटेन करना मिनट्स ऑफ मीटिंग, या टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड, जनरल मीटिंग या गवर्नमेंट या सच अदर अथॉरिटी to represent before various regulatory or other authority under the company to assist the board in conduct of affair in the company. Such other duty as may be assigned by the board या such other duty as may be specified under companies act। ध्यान से सुनना, 197 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 197 से पहले एक सेक्शन और आ जाता है, सेक्शन नंबर 200। अगर कोई सी भी कंपनी, मैंने क्या बोला, किसी भी डायरेक्टर या की वेरिएबल पर्सन है, कोई सी भी कंपनी अगर रेम्यूनरेशन वगैरह फिक्स करेगी और कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो क्या क्या बेसिस पे लेके उसका, मतलब किस किस बेसिस पे उसका रेम्यूनरेशन वगैरह फिक्स करेगी, वो बेसिस क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या बेसिस है, अगर इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या नो प्रॉफिट, तो क्या क्या बेसिस या क्या क्या क्राइटेरिया हो गए डायरेक्टर या KMP का रेम्यूनरेशन फिक्स करने का। सबसे पहले तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का। सेक्शन नंबर 200 अपन पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 200 आपको बोल रहा है कंसीडरेशन ऑफ सर्टेन पैरामीटर बाय ए कंपनी वाइल फिक्सिंग लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या खराब है। रेम्यूनरेशन या कमीशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल कंसर्न इन एनी अदर कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का है, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड का, तो वो कितना प्रोफेशनल कैपेसिटी में रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉ करता है, या और कितना वो डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करके ड्रॉ करता है, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी या रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय इंडिविजुअल कंसर्न इन एनी अदर कैपेसिटी। थर्ड, रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो ABC लिमिटेड का डायरेक्टर है और वो सेम ही XYZ लिमिटेड का भी डायरेक्टर है, तो कितना उसको, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड से 1.5 लाख मिल रहा है, ABC लिमिटेड से उसको 1 लाख मिल रहा है, तो कितना उससे अदर कंपनी से उससे ड्रॉन किया वो भी कंसिडर करना है। तो रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी, जो भी उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा इंडिविजुअल का, और सच अदर मैटर इसमें भी स्पेसिफाई इन ए रूल।
अब ध्यान से सुना, रूल नंबर 6 में बताया गया है, वो अपन एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। एक बार जो भी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कंपनी का ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रिलेशनशिप बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, जो भी रिलेशनशिप होगा बिटवीन द रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, वेदर द रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ डायरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर अदर एम्प्लॉय, अगर डिफरेंस है तो उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है गाइस। और जो भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी डायरेक्टर ने, इंक्लूडिंग जो भी उसको एम्प्लॉय ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन दे रखा है, और डिटेल ऑफ शेयर प्लेस एज द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी भी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट, तो क्या क्या कंसिडर करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, remuneration or commission drawn by individual concerned in any other capacity, for example professional capacity, remuneration or commission drawn by him from any other company, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस और सच अदर मैटर। रूल नंबर 6 में डिफाइंड है। सबसे पहले फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, रिलेशनशिप बिटवीन द रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस। ध्यान से सुनना, वेदर द रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर डायरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर अदर एम्प्लॉय, अगर इनका डिफरेंस आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन देना है। ध्यान से सुनना, जो भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी डायरेक्टर ने, इंक्लूडिंग ऑप्शन एंड डिटेल ऑफ शेयर प्लेस करके एस एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से सुनना, 197 अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराएंगे। इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोविज़न जो आ रहा है। जस्ट ए मिनट गाइस, दैट इज़ 199, रिकवरी ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केस। कभी कभार क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि किसी भी फ्रॉड या नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कभी कभार क्या होता है कि कोई सा भी कंपनी में फ्रॉड पकड़ा जाता है, या कोई सा भी प्रोविज़न जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन है या रूल है वो कंप्लाई नहीं करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देते हैं। अब सरकार, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई से भी पीरियड के लिए क्या हो गया, उसमें अंदर फ्रॉड पकड़ा गया, या किसी भी रूल या किसी भी प्रोविज़न का कंप्लाई नहीं गया कंपनी सेक्ट में, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने पड़ेंगे, वापस से बनाने पड़ेंगे, दैट इज रीस्टेट करने पड़ेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ होगा, एमडी या मैनेजर, जो भी एमडी या डब्ल्यूटीडी या सीईओ या डायरेक्टर हो, तो उसको क्या किया होगा, उसको एक्सेस रेम्यूनरेशन पे हो गया होगा। जो एक्सेस रेम्यूनरेशन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर डायरेक्टर किसी भी पर्सन को दिया है, अगर वो ज़्यादा दिया है तो सरकार, कंपनी का राइट है कि वह रिकवर कर सकती है उन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर या डायरेक्टर से जो भी उसने रेम्यूनरेशन दिया है। तो ध्यान से सुनना, 199 क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनी से क्या करने पड़ता है, कभी कभार कंपनी को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस बनाने पड़ते हैं, दैट इज रीस्टेटेड करवाने पड़ते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी क्या होगी, कंपनी इज ड्यूली बाउंड टू रिकवर फ्रॉम एनी पास्ट और प्रेजेंट एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर और सीईओ बाय व्हाटएवर नेम कोड, अगर उसने एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया है, ठीक है। एक्सेस रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय सच पर्सन। मैंने क्या बोला, एक्चुअल अमाउंट जो एज पर आपने रीस्टेट difference between actual amount of remuneration received by such person and remuneration that would have been payable as per restated of financial statement, सॉरी फॉर दैट। मैंने क्या बोला, जो भी एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया है एमडी डब्ल्यूटीडी, तो कंपनी बाउंड है कि उनसे रिकवर करेगी, चाहे वो पास एमडी हो या प्रेजेंट एमडी हो। अब एक्सेस रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय सच पर्सन एंड रेम्यूनरेशन दैट वुड हैव बीन पेबल एज पर द रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 198 आज से कभी एग्जाम में नहीं आया तो अपन स्किप कर रहे हैं इसको, कभी भी नहीं आया और कभी भी नहीं पूछेंगे, ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं। ध्यान से सुना, सेक्शन नंबर 201, लास्ट 3 सेक्शन बचे, 3 से 4 सेक्शन पढ़े, छोटे छोटे सेक्शन है, फटाफट में रिवाइज करवा देता हूँ।
सबसे पहला लास्ट सेक्शन 201 डील करता है, ध्यान से सुनना, अपन ने जो 196 के अंदर अपन ने किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो सरकार अपन ने वहाँ पे भी अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 7 इन फॉर्म नंबर MR2, तो 201 क्या बोलता है, फॉर्म एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन। ध्यान से सुनना, एवरी एप्लीकेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 196 शैल बी इन फॉर्म नंबर MR2। जहाँ अपन ने 196 में ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर भी यहाँ पे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो भी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ एनी MD WTD और मैनेजर, जो इन फॉर्म नंबर MR2 के अंदर अपन को करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, विदिन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन फॉर्म नंबर MR2। ध्यान से सुना, बिफोर अपॉइंटमेंट जनरल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। जो भी एप्लीकेशन करेगी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जनरल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि हम इस प्रकार की एप्लीकेशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जस्ट उसका नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को, मतलब मेंबर्स को बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी क्या करेगी, एटलीस्ट वन, ये नोटिस है वो पब्लिश कर लेगी एटलीस्ट वंस इन ए न्यूज़पेपर इन ए प्रिंसिपल लैंग्वेज और ए लोकल लैंग्वेज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड सर्कुलेटेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। और एटलीस्ट एंड आ रहा और नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट once in English in an English newspaper circulate in that district। सरकार, मैंने क्या बोला, नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिविजुअल मेंबर्स को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी क्या कर देती है, पब्लिश कर देती है उस नोटिस को एटलीस्ट वंस इन ए न्यूज़पेपर इन ए लोकल लैंग्वेज और ए प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड आ रहा और नहीं आ रहा, एटलीस्ट वंस इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेट इन दैट डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 202, कंपनसेशन फॉर लॉसेस ऑफ ऑफिस ऑफ MD और मैनेजर और WTD। ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट सेक्शन है 202, कंपनसेशन फॉर लॉसेस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग और WTD और मैनेजर। ध्यान से सुनना, क्या होता है, कभी कभार किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी चाहती है कि MD WTD मैनेजर ऑफिस छोड़े। ध्यान से सुनना, किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी चाहती है कि MD WTD मैनेजर ऑफिस छोड़े और उस ऑफिस छोड़ने पे कंपनी उनको कंपनसेशन देगी, ठीक है, या जो भी उनका जो रिटायरमेंट जो भी उनका एक्सपायर होता है, फॉर एग्जांपल 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया, कंपनी चाहती है कि उनको वापस क्या करें, ऑफिस छोड़े, तो उनका जो भी रिटायरमेंट होगा, मतलब बिफोर रिटायरमेंट, तो उनको जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। और मैंने क्या बोला, कंपनसेशन फॉर लॉसेस ऑफ ऑफिस ऑफ MD मैनेजर और WTD। एक कंपनी में मेक ए पेमेंट टू MD WTD और मैनेजर बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर। मैंने क्या बोला, कंपनी पेमेंट करेगी MD WTD और मैनेजर को बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर ऑफ ऑफिस। जब भी उसका ऑफिस लॉस्ट हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, या ऐसे कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, या रिटायरमेंट होने पे जो भी कंसिडरेशन कंपनी देगी, या और इन कनेक्शन सच लॉसेस और रिटायरमेंट। तो मेरी क्या बोला, 202 सेक्शन अपन अभी पढ़ रहे हैं। कंपनी क्या करेगी, मेक ए पेमेंट टू MD WTD मैनेजर, जो भी KMP होगा उसको पेमेंट करेगी बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर। इन तीनों पर्सन को छोड़ के किसी भी डायरेक्टर को नहीं देगी बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, या ऐसे कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट। ध्यान से सुनना, प्रोहिबिशन है, नो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी मेड इन फॉलोइंग केसेस। 6 केसेस दे रखे हैं। पहला केस, अगर ध्यान से सुनना, वेयर द डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, क्या पड़ा, रिजाइन करना पड़ा उसके ऑफिस से एज ए रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और ए अमालगमेशन ऑफ ए कंपनी विथ एनी अदर कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट।
ध्यान से सुनना, डायरेक्टर को किन किन जो 6 केसेस जैसे दे रखे हैं वहाँ पे कंपनी पेमेंट नहीं करेगी फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉसेस ऑफ ऑफिस, या एज ए कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑफिस, या इन कनेक्शन विद सच लॉसेस, जहाँ पे डायरेक्टर को रिजाइन करना पड़ा फ्रॉम हिज ऑफिस एज ए रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, या अमालगमेशन विद एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और ए कंपनी। एंड आ रहा है, ध्यान से सुनना, और नहीं आ रहा, एंड वह डायरेक्टर उस अमालगमेटेड कंपनी के अंदर या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर या कोई सा भी ऑफिस होल्ड करता हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिंपल प्रोविजन है कि कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर को फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, या ऐसे कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, या इन कनेक्शन विद सच लॉसेस और रिटायरमेंट। बट सरकार 6 ऐसे केसेस हैं वहाँ पे किसी भी पर्सन को या किसी भी डायरेक्टर जो भी एमडी, डब्ल्यूटीडी वगैरह मैनेजर है उनको पेमेंट नहीं करेगी। 6 केसेस कौन सा? कि डायरेक्टर को रिजाइन करना पड़ेगा उसके ऑफिस से इस रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, या अमालगमेशन विद एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी, एंड वह डायरेक्टर उस अमालगमेटेड कंपनी या जो रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी है उसमें एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर या किसी भी ऑफिसर की पोजीशन होल्ड कर देता है, तो सरकार उस केस में पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड केस, डायरेक्टर खुद ही रिजाइन हो जाता है, डायरेक्टर क्या हो जाता है, खुद ही रिजाइन कर देता है, तो उस केस में क्या होना पड़ेगा, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या रिटायरमेंट ऑफ ऑफिसर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। डायरेक्टर खुद ही रिजाइन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बाउंड नहीं है कि उसको पेमेंट करेगी। ध्यान से सुनना, डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 167। मैंने यहाँ बोला डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 167। ध्यान से सुनना, कंपनी वाउंड अप हो जाती है। कंपनी क्या हो जाती है? वाउंड अप, कंपनी बंद हो जाती है बाई ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, या वॉलंटरी वाउंड अप कर देती है कंपनी ड्यू टू नेग्लिजेंसी या डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर। मैंने बोला डायरेक्टर को पेमेंट नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? कंपनी वाउंड अप हो जाती है, और वेदर बाई ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल या वॉलंटरी वाउंड अप हो जाती है, और वो जो वाउंड अप वाइंडिंग अप हुई है कंपनी वो ड्यू टू नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से वाइंडिंग अप हुई है। ध्यान से सुनना, 5वीं कंडीशन, वेयर द डायरेक्टर, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब उसमें डायरेक्टर जब गिल्टी ऑफ फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट करता है इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी और एनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच कंपनी या होल्डिंग कंपनी। मैंने क्या बोला, जहाँ पे डायरेक्टर क्या करता है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी और एनी सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी या एनी होल्डिंग कंपनी ऑफ सच कंपनी। समझ में आया? तो सरकार उस केस में डायरेक्टर को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट कंडीशन, डायरेक्टर को उकसाया गया है, डायरेक्टर को क्या किया है? उकसाया गया है, मतलब इंस्टिगेटेड किया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। तो सरकार ये 6 केसेस है जहाँ पे डायरेक्टर को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं कंपनी को। सबसे पहले डायरेक्टर क्या हो जाता है, कंपनी का डायरेक्टर को रिजाइन करना पड़ा ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी या अमालगमेशन ऑफ कंपनी, और उस अमालगमेटेड या रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी में डायरेक्टर को क्या पोजीशन होल्ड हो गई, चाहे एमडी, चाहे डब्ल्यूटीडी, चाहे मैनेजर या सच अदर ऑफिसर। डायरेक्टर खुद ही रिजाइन हो जाता है तो उस केस में उसको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, या डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 167, या कंपनी वाउंड अप हो जाती है बाई ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल या वॉलंटरी वाउंड अप, और वाइंडिंग अप का जो रीज़न है वो ड्यू टू नेग्लिजेंट या डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर है। ध्यान से सुनना, डायरेक्टर क्या हो जाता है, हैज़ बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड पाया गया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंसी या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी देयर ऑफ। समझ में आया? लास्ट कंडीशन, डायरेक्टर को उकसाया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। अब बात आते हैं क्वांटम ऑफ कंपनसेशन पेबल, कितना उसको कंपनसेशन पे करेंगे। तो सरकार सुना उसको कितना कंपनसेशन पे करे,
अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ कंपनसेशन पेबल, उसको कितना कंपनसेशन पे करेंगे, जितना भी उसका टर्म बचता है। मतलब फॉर एग्जांपल वो जैसे 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, तो वो 3 साल के बाद वो रिमूव हो गया, मतलब 3 साल बाद उसे रिजाइन हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका 2 साल वो 3 ईयर, मैंने क्या बोला, रिमेंडिंग ऑफ इस टर्म ओ 3 ईयर विच एवर विच अर्लियर, विथ कितना उसको क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कितना उसको कंपनसेशन पेबल करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर ऑफ इस टर्म, जितना उसका टर्म पीरियड बच रहा उतना, और 3 ईयर विच एवर विच शॉर्टर। ध्यान से सुनना कैसे उसका जो कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी उसने लास्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर उससे ऑफिस होल्ड कर रखा है, और जितना लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर पे उतना जितना उसने रेम्यूनरेशन क्या किया, ड्रॉ किया है ना, उसका लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर का एवरेज करेंगे। मैंने बोला लास्ट 3 सालों के अंदर जितना उसने रेम्यूनरेशन क्या ड्रॉ किया ना कंपनी से, तो उसका जो रेम्यूनरेशन ड्रॉ किया उसका एवरेज करेंगे लास्ट 3 सालों का। अगर उसने 3 साल से कम पीरियड होल्ड कर रखा है, तो उन जो फॉर एग्जांपल उसने 2 साल के लिए पीरियड होल्ड किया, तो 2 साल का लास्ट 2 साल का उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा उसके रेम्यूनरेशन का। ध्यान से सुनना, कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी अगर कंपनी क्या हो जाती है, वाइंडिंग अप हो जाती है। मैंने क्या बोला, कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो जाती है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनसेशन नहीं देगी। ध्यान से सुना, कब कंपनसेशन नहीं होगी, नो सच पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कैन बी मेड इफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कमेंस वेदर बिफोर द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड द ऑफिस। मतलब ध्यान से सुना, कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, जब उसने ऑफिस छोड़ा उससे पहले कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, तो कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो गई। कब हो गई वाइंडिंग अप, बिफोर द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस, मतलब जब भी उसने ऑफिस छोड़ा एज ए डायरेक्टर, उससे पहले कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, या विद इन 12 मंथ आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीज टू बी होल्ड द ऑफिस। जैसे वो आज फॉर एग्जाम्पल वो आज क्या हुआ, उससे डायरेक्टर की पोजीशन से छोड़ा ऑफिस, तो जब भी उसने डायरेक्टर की पोजीशन से ऑफिस छोड़ा है, उसके 12 महीने के अंदर उसके जस्ट 12 महीने के अंदर अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो गई ना सरकार, तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, एक और कंडीशन यहाँ है, कंपनसेशन नहीं देगा अगर कंपनी के पास जितने भी एसेट है आर नॉट सफिशिएंट टू रीपे द शेयर होल्डर्स द कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी कंट्रीब्यूशन बाय देम, तो सरकार उस केस में कंपनसेशन नहीं देगी। लास्ट एंड फाइनल जो सेक्शन है इस पर्टिकुलर रिवीजन क्लिप का 204 सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। बिगर कंपनी, अब कौन सी कंपनी जिसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है, एक तो हर लिस्टेड कंपनी को और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, मैंने कहा बोला हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी कौन सी प्रिस्क्राइब, बिगर की बात की, बड़ी कंपनी की बात करिए तो बड़ी कंपनी में आते हैं हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ उससे ज़्यादा हो, और एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ उससे ज़्यादा हो। हर बिगर कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। ध्यान से सुनना, सेक्रेटरियल ऑडिट हर लिस्टेड कंपनी को और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी पे 2 कंपनी क्लासिफाइड है। पहली जो हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो और जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा हो, एवरी पब्लिक कंपनी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। कौन करेगा, जो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वर्क करता है उसको वह सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा उस कंपनी का। इन फॉर्म नंबर MR3, इन फॉर्म नंबर कौन सा है, MR3 कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ध्यान से सुना, जो भी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है वो एनेक्स करनी, जो भी बोर्ड रिपोर्ट जाती है अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 के अंदर, उसके साथ उसको कंपनी सेक्रेटरी की जो भी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है वो एनेक्स करनी पड़ेगी। और कंपनी की ड्यूटी है, मैंने क्या बोला, कंपनी की ड्यूटी है जितनी भी फैसिलिटी है रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ सेक्रेटरियल रिलेटेड रिकॉर्ड हो गए वो सब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो भी असिस्टेंट है सब जितनी भी कंपनी के रिकॉर्ड है सब वगैरह रिगार्डिंग रिकॉर्ड ऑफ सेक्रेटरियल कंपनी सेक्रेटरी जो भी प्रैक्टिस है उसको देना पड़ेगा कंपनी को। ध्यान से सुनना। और ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी जितना जो भी क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन
कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस दी है उसकी रिपोर्ट में, उनका जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन फुल उनको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। ध्यान से सुनना, अगर 204 का कंप्लाई नहीं किया तो सरकार कंपनी या ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। मिनिमम पे फाइन उस पर 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए। मैं वापस आपको 204 रिवाइज करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करा रहा हूँ। हर लिस्टेड कंपनी को और अदर पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या हर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ उससे ज़्यादा हो, तो सरकार उसको कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी जरूरी है। ध्यान से सुनना, सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा? जो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, इन फॉर्म नंबर MR3 जो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है वो सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है वो एनेक्स करनी पड़ेगी, जो भी 134 सबसेक्शन 3 के अंदर बोर्ड रिपोर्ट होती है उसके साथ में सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एनेक्स करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है जो भी ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन जो भी रिमार्क कंपनी सेक्रेटरी ने उसकी रिपोर्ट में दी है सबका फुल एक्सप्लेनेशन देना। और सरकार पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेशन जो भी कंपनी है या ऑफिसर है या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो 204 को अगर कंप्लाई नहीं करता है तो मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए और मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए। और फर्दर जो सेक्शन नंबर 197 है वो नेक्स्ट क्लिप में अपन रिवाइज करेंगे। आई होप दिस सेक्शन आपको ये अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।